एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 5वीं विषय गणित। तो आज हम आपके सामने एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका जो राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा जारी की गई है और समस्त स्कूलों में ये पुस्तकों का वितरण किया गया है और इनके हमको अभ्यास बच्चों से हल करवाना है। तो साथियों, आज से हम आपके को एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के प्रश्नों को हम बच्चों को कैसे समझाएंगे, हम एक एक बातों की हम यहाँ आपको जानकारी देंगे कि हमको बच्चों को इसको कैसे पढ़ाना है, कैसे सिखाना है, क्योंकि ये उस पाठ के निर्धारित प्रश्न हैं जो उसमें दिया गया है। तो हमको यहाँ पे एक एक बारीक बारीक चीज़ों का हमको ध्यान देना पड़ेगा। ये ऐसा ही नहीं कि हम सिर्फ उत्तर भर बता दें और उसके बारे में हम उसको पूरी जानकारी ना दें। अब जैसे मान के चलो कि यहाँ पे प्रश्न नंबर 1 दिया हुआ है। आज एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में हम पार्ट 1 मछली उछली ये पाठ दिया हुआ है गणित के जादू में। आप गणित के जादू की पुस्तक भी निकाल लें, उस पाठ को भी देख लें और एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के भी ये प्रश्न क्रमांक 1 को देख लें, क्योंकि उसमें दिया गया है कि गणित के जादू में प्रश्न क्रमांक 10 में इसको आप देखें, इसको आप समझें, इसको आप पढ़ें, उसके बाद हम बच्चों को बताएं। तो ये सब चीज़ों की उसमें जानकारी दिया गया है। अब यहाँ पे एक बहुत सरल प्रश्न दिया हुआ, 1 लाख को अंकों में लिखिए। 1 लाख को अंकों में लिख लिए तो ऐसा लगता है कि बहुत सरल है, या 1 करोड़ में कितने शून्य होते हैं, ऐसा लगता है कि बहुत सरल है। मगर सही बात तो ये भी, कोई हमको भी 1 करोड़ लिखने के लिए बोले तो हम उल्टे तरफ से गिनना चालू कर देते, इकाई जाए सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़। अब कितने शून्य होंगे तो फिर गिनते कि 7 शून्य होंगे। हम इतनी लंबी चौड़ी विधि के द्वारा हम उसको जानते हैं। तो हम यहाँ पे इसको कैसे हम ज्ञात करेंगे, हम किस प्रकार से हम बच्चों को समझाएं कि वो कभी भी करोड़ तक के संख्या को बोले और लिख ले। इस संबंध में हमारी प्लेलिस्ट पहले से डली हुई है, करोड़ तक के संख्या को लिखना और पढ़ना। हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी प्लेलिस्ट को डाल देंगे, आप उसे जरूर देखें। और उसको यदि आप देखेंगे तो निश्चित बात है कि आपके साल के कक्षा 5वीं के बच्चे निश्चित रूप से करोड़ तक की संख्या लिखेंगे भी और पढ़ेंगे भी। चलिए अब हम अपने प्रश्नों को हम चालू करते हैं, क्योंकि हम ज़्यादा प्रश्न नहीं ले रहे हैं, हम 7 प्रश्न ले रहे हैं। इसके बाद के प्रश्न की जानकारी हम बाद में देंगे, क्योंकि मैं एक ही बार में, अब आप बोले कि पूरे एक पार्ट के हम प्रश्नों को बता दें तो वो संभव नहीं है। अगर वैसा मुझे बताना होता तो मैं प्रश्नों को उत्तर लिख देता और बता देता कि इसको ऐसा करना ऐसे करना, मगर हम बारीकियों से हर चीज़ को समझेंगे, क्योंकि हमको अपने साल के बच्चों को इस जानकारी देना है। तो यहाँ पर लिखा 1 लाख को अंकों में लिखिए। अब 1 लाख को अंकों में लिखिए तो अंकों में लिखने के लिए हमको दिक्कत होती है, तो हम उसे कैसे हम बच्चों को समझाएं। तो बच्चों को समझाने के लिए अक्सर हम इकाई दहाई 100 1000 10,000 लाख करोड़ 10 करोड़ ऐसी संख्याएं बोलते हैं और पढ़ाते हैं। आप एक काम करें कि जैसा मैं यहाँ पे ये हमने शून्य लगाए हैं, हम यहाँ 5 शून्य लगाए हैं, 5 शून्य की हम जानकारी आपको दे रहे हैं। तो हम बच्चों को बोलिए कि कोई भी संख्या लिखिए, तो आप यहाँ से गिनिए 1 2 3 और एक अल्पविराम लगा दिए, फिर उसके बाद 1 2 फिर एक अल्पविराम लगा दीजिए, ठीक है, फिर 1 2 फिर एक अल्पविराम लगा दीजिए, फिर 1 2। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि हमने 3 अल्पविरामों का प्रयोग किया है। अब ये 3 अल्पविराम हमको क्या दर्शाते हैं? हम जब बच्चों को इधर से हम बोले कि 1 2 3 और 2 अंक के बाद एक एक अल्पविराम लगाए, तो यहाँ पर अगर ये पहला अल्पविराम लगा है तो कहने का मतलब ये करोड़ के बारे में बताता है, ये लाख के बारे में बताता है और ये हजार के बारे में बताता है। तो इस प्रकार से अगर हमने इसको लगा दिए तो यहाँ पे जो संख्या या जो लिखी गई है ये करोड़ के लिए लिखी गई है। अगर इसको हटा दिया जाए, ऐसा कर दिया जाए तो ये लाख की संख्या लिखी गई है, अगर इसको हटा दिया जाए तो हजार की। कहने का मतलब एक अल्पविराम अगर किसी संख्या में लगा रहे हैं तो उस संख्या को हमको हजार से पढ़ना है, 2 अल्पविराम लग रहा है तो हमको संख्या को लाख से पढ़ना है, और 3 अल्पविराम लग रहा है तो संख्या को हमको करोड़ से पढ़ना है। इसकी बहुत अच्छी जानकारी आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। अब बात आती है कि हमको लिखने के लिए बोला गया कि 1 करोड़ लिखो, तो हम कैसे लिखेंगे। जैसे यहाँ पर 1 करोड़ में कितने शून्य लगते हैं ये हमको
बोला गया है। तो 1 करोड़ को हम कैसे लिखेंगे, क्योंकि मैंने अभी बताया कि 1 करोड़ के लिए कितने अल्पविराम लगते हैं, 3 अल्पविराम लगते हैं। ठीक है, अब मुझे 1 करोड़ लिखना है, तो मैंने यहाँ पे 1 अल्पविराम लगाया, और मुझे मालूम कि 1 करोड़ तक के लिखने में कितने अल्पविराम की जरूरत पड़ेगी, 3 की, और 2 अंक के बाद लगेंगे। तो मैंने यहाँ पे 2 अंक लगाया, 1 अल्पविराम लिखा, फिर यहाँ पे मैंने 2 अल्पविराम लगाया, फिर 1 अल्पविराम लगाया, तो उसके बाद मैंने ये 3 अंक मैंने यहाँ लिख दिए। अब मुझे इधर से कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है कि मैं पूरा पढ़ूंगा तब ये करोड़ आ रहा है या नहीं आ रहा। मुझे मालूम है कि ये 1 करोड़ लिखा हुआ है, और 1 करोड़ में कितने शून्य होते हैं, 3, 4, 5, 6, 7। कहने का मतलब 1 करोड़ में 7 शून्य होते हैं। अभी भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप देख लें, यहाँ पे क्या है, इकाई, दहाई, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, और ये हो गया हमारा करोड़। हमने इधर से बिल्कुल उसको नहीं गिना। तो हम यही बच्चों को बताएं कि 3 अल्पविराम की हम जानकारी बता दें, पढ़ने के लिए इधर से लगाएं और लिखने के लिए इधर से लगाएं। थोड़ी बहुत आप अभ्यास कराएंगे, बच्चा बहुत आसानी से सीख जाएगा। तो 1 लाख कैसे लिखेंगे अब आपको समझ में आ गया होगा कि 1 अल्पविराम में कितने, 1 लाख लिखने में कितने अल्पविराम लगेंगे, तो 2 लगेंगे। यहाँ 2 अल्पविराम लगे, 1, और मैंने 2 शून्य लगाया, तो ये 3 अंक लिख दिया। मुझे इधर से गिनने की आवश्यकता नहीं कि लाख है या नहीं है। तो साथियों, ये हो गया हमारा प्रश्न क्रमांक 1, जो हम अपने साल के बच्चों को समझाएंगे। और ऐसा ही, क्योंकि प्रश्न सिर्फ यही नहीं है कि हमको 1 लाख बच्चों को लिखते आता है, प्रश्न ये है कि लाख तक के संख्या को पढ़ते और लिखते आना चाहिए। प्रश्न यहाँ ये नहीं है कि कितने शून्य हैं, उसको करोड़ तक के कितने शून्य की जानकारी नहीं, बल्कि करोड़ तक के संख्या को लिखना और पढ़ना, ये समुचित जानकारी बच्चों को होना चाहिए। तो अगर आप इस प्रकार से थोड़ा बहुत अभ्यास कराएंगे, 100% बच्चे, मेरी गारंटी कि बच्चे सीखेंगे। क्योंकि मैंने यहाँ पे जो विधि का प्रयोग करता हूँ, मेरे साल की परीक्षित विधि होती है और वो कामयाब विधि होती है। प्लेलिस्ट में आप देख लें, हम अगले प्रश्न के बारे में आपको अब जानकारी देंगे। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 2, 1 बोरी में 50 किलोग्राम चावल है, ऐसी ही 8 बोरी में कितने किलोग्राम चावल आएंगे। आप इसको गणित के जादू के प्रश्न क्रमांक 9, 11, 12, 14 और 15 में इसका अभ्यास आप देख सकते हैं। इस प्रकार के प्रश्न वहाँ समाहित है, उसे हम कैसे हल करेंगे। तो यहाँ पर हमको 1 बोरी में 50 किलोग्राम चावल है, ऐसी ही 8 बोरी में कितने किलोग्राम चावल आएगा। अब प्रश्न ये है कि इसे हम कैसे हल करें। पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि ये किस प्रकार के प्रश्न हैं, किससे संबंधित हैं। तो यहाँ पर हम ये सभी प्रश्नों को अलग अलग प्रकार से करेंगे, और ज़्यादातर इसमें जो पाठ 1 मछली उछली में जो दिया गया है, वो ज़्यादातर एक एक नियम के आधार पे प्रश्नों को दिया गया है। तो हमको, तो बच्चों को, हमको अगर हम एक एक नियम की जानकारी उनको अच्छे से बता दें, तो ये सभी प्रश्नों को वो झपकी जमा के बहुत आसानी से हल कर लेंगे। क्योंकि इबारत को पढ़ेंगे, इबारत क्या बोलती है उसको वो समझेंगे। जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 1 बोरी में 50 किलोग्राम चावल है, ऐसी ही 8 बोरी में कितने किलोग्राम चावल आएगा। अब यहाँ पे क्योंकि प्रश्न करता है, इसके पहले भी मैंने बहुत सारे वीडियो आपको इसके संबंध में बताया हूँ कि प्रश्नकर्ता हमको एक उत्तर बताता है और एक हमसे पूछता है। तो यहाँ पर 1 बोरी में 50 किलोग्राम चावल है, ये उनने बता दिया, और हमको ऐसी ही कितनी बोरी के बारे में पूछा है, 8 बोरी के बारे में पूछा है। और ये प्रश्न हमारा काहे का है, यह हमारा एक एक नियम के आधार पर हमको इन प्रश्नों की जानकारी बच्चों को बताना है। अगर एक एक नियम के आधार पर हम बच्चों को बताएंगे तो स्टेप बाय स्टेप उसको वो हल करेगा और परीक्षा में उसको अच्छे से अच्छे हमको प्राप्त होंगे। अब 1 बोरी में 50 किलोग्राम चावल है, तो सबसे पहले चूंकि, यहाँ पे हम इस प्रकार से जबकि या चूंकि लिखते हैं। ये जो सिंबल जो बना है ये काहे का है, चूंकि या जबकि का है। अब हमको लिखना है 1 बोरी में 50 किलोग्राम चावल है। हम यहाँ लिखेंगे 1 बोरी में बराबर 50 किलोग्राम क्या है, चावल। अब मैं एक एक नियम के कुछ खास विशेषताएं भी मैं आपको बता दूं कि अगर हम जबकि सही जमा रहे हैं तो ये हमारी पहली जबकि का इस भाग में जो लिखा होता है, कहने का मतलब हमारा
जो उत्तर आना है वो किलोग्राम और चावल में ही आना है, और ये आखिरी में हमारा यही आएगा। अब एक बोरी में 50 किलोग्राम चावल है, ये प्रश्नकर्ता ने यहाँ पे हमको बता दिया है। हमसे पूछा ऐसी ही 8 बोरी में कितने किलोग्राम चावल आएंगे। तो अब यहाँ पे सिंबल जो हम बनाएंगे ये इसलिए का बनाएंगे 8 बोरी में बराबर। अब यहाँ पे मैंने पहले भी वीडियो में आपको कई बार बताया था कि इसका मैंने एक सूत्र हम बना सकते हैं। ये हमारी संख्या हो गई 1, ये वाली हो गई हमारी 2 और ये हो गई 3। और इसको जो लिखने का जो तरीका है मैं यहाँ आपको बता दूं, इसको हम 2 गुणित 3/1 के रूप में लिखे या 3 गुणित 2/1 के रूप में लिखे। कहने का मतलब दूसरी संख्या तीसरी संख्या बटे पहली संख्या, तीसरी संख्या गुणित दूसरी संख्या बटे पहली संख्या। तो यहाँ पर हमने 1 2 3 लिख दिया है। तो अब हमको जैसे यहाँ पर लिखना है, तो ये दूसरी संख्या कौन सी है हमारी 50 है, तीसरी संख्या क्या है हमारी 8 है, और पहली संख्या क्या है हमारी 1 है। अब हम इसको यदि हल करेंगे तो ये हो गया हमारा कितना 8 पंचे 40, कितना हो गया 40 हो गया। तो कहने का मतलब और 1 शून्य हमने लगा दिए, तो हमारा जो उत्तर आया ये क्या आ गया, ये किलोग्राम चावल। कहने का मतलब 400 किलोग्राम चावल। और उत्तर क्या है 8 बोरी में कितने किलोग्राम चावल आ जाएंगे हमारे, 8 बोरी में हमारे 400 किलोग्राम चावल आएंगे। हम इस प्रकार से हम शाला के बच्चों को बताएं। अब चलिए हम अगले प्रश्न की हम आपसे बात करते हैं। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 3। यदि दूध की कीमत 50 रुपये प्रति लीटर है तो 2000 रुपये में कितने लीटर दूध आएगा। तो यहाँ पर हमने प्रश्न को उसी प्रकार से लिखा जबकि हमने जमाया, जबकि 50 रुपये में बराबर 1 लीटर दूध, क्योंकि हमें यहाँ पे जो उत्तर पूछा है वो लीटर में पूछा कितने लीटर दूध। तो जो यहाँ पे दूध जो लिखा है वो हमारे इस भाग में आना चाहिए। तो हमने लिखा 50 रुपये में 1 लीटर दूध, इसलिए 2000 रुपये में बराबर, क्योंकि सूत्र हमारा वही रहेगा, ये 3 गुणित 2/1। तो यहाँ पे हमने 2000 गुणित 1/50 किए हैं। ये शून्य से इस शून्य को काटे हैं, ये 5 एकम 5 और ये हो गया 5 चौके 20, ये आ गया 40, यानी 40 लीटर दूध इस प्रश्न का उत्तर है। अब हम बात करते हैं आपसे प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4, इसके बाद प्रश्न नंबर 4, यदि अंगूर से किशमिश बनाने पर उसका वजन 1/3 रह जाता है तो 12 किलोग्राम अंगूर में कितनी किशमिश बनेगी। इस संबंध में ये प्रश्न दिया गया है। तो हम थोड़ा सा पहले तो, क्योंकि यहाँ पर बोला है वजन 1/3 रह जाता है, तो हम तो पहले समझ लें कि 1/3 क्या होता है। 1/3 क्या होता है, कहने का मतलब कि मैंने यहाँ पे 3 भाग बनाया है, तो इसका मतलब होगा कि इसका हर कितना है 3 है, और इसमें से ये 1 भाग, कहने का मतलब कि 3 भाग अंगूर है और सूखने के बाद कितना हुआ ये 1 भाग, तो इसको हम बोलेंगे 1/3। अब हमको बोला है कि 12 किलोग्राम अंगूर से किशमिश कितने बनेंगे। तो हमने उससे एक चित्र बनाया है जिसमें हमने 12 भाग किए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब यहाँ पे यदि देखें, क्योंकि हमको क्या बोल रहा है कि यदि 3 भाग अंगूर हो तो सूखने पे सिर्फ 1 भाग रह जाता है। तो हमारे पास मान के चलिए ये 12 भाग है, तो कहने का मतलब ये है कि ये हो गया हमारा 1 2 3, तो इसमें से हमारा ये 1 भाग अंगूर बना। उसके बाद फिर यहाँ से 3 हम ले लें तो ये 1 2 3, उसके बाद फिर हम यहाँ पर ले लें 1 2 3, फिर यहाँ पर हम 1 ले लें तो ये 1 2 3, कहने का मतलब ये 12 है। यहाँ पे कितने हैं ये हम देखें तो ये भाग कितने हुए ये हमारे, ये 12 हुए, और इसमें से 1 2 3 4, कहने का मतलब कि 12 किलो यदि अंगूर होगा तो उसके सूखने पे किशमिश कितनी बनेगी 4 किलोग्राम बनेगी। ये हमने एक तरीका आपको बताया। अब उसको हमको हल कैसे करें, तो 12 किलोग्राम अंगूर से किशमिश यदि हमको बनाना है तो 12 गुणित 1/3, और 3 से हमने 12 को काटे तो ये 4 किलोग्राम हमारी क्या बन जाएगी, इसमें
इसमें हमारी किशमिश तैयार हो जाएगी। हम बच्चों को प्रश्नों को जहाँ तक बन सके सरल से सरल विधि के का प्रयोग हम करें और एक एक बातें उनको समझाएं, क्योंकि यहाँ पर 1/3 अभी एक प्रश्न में और 2.5 घंटे के बारे में भी आया, तो हम कैसे कैसे उसको हल करेंगे। चलिए अब हम आगे बात करते हैं आपसे प्रश्न नंबर 5। अब इसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 5, एक कार 1 घंटे में 60 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो वह 2.5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। अब बात यहाँ आती है 2.5 लिखा हुआ है, तो 2.5 के बारे में हमको बच्चों को बताना है कि 2.5 क्या होता है। 2.5 यानी 2 सही 1/2। हम 2.5 इसी को बोलेंगे 2 सही 1/2। 2 सही 1/2 हमारा मिश्र भिन्न है। मिश्र भिन्न को हम विषम भिन्न में हम परिवर्तित करेंगे तो हमारा भिन्न बनेगा 5/2। तो कहने का मतलब ये है कि जब इस प्रश्न को हम हल करेंगे, क्योंकि ये भी हम एक एक नियम के आधार पे ही हल कर रहे हैं, जबकि 1 घंटे में 60 किलोमीटर, कहने का मतलब कि ये बात तो हमको प्रश्नकर्ता ने बता दिया है और हमसे पूछा है 2.5 घंटे के बारे में। तो 1 घंटे में 60 किलोमीटर की दूरी तय करता है, इसलिए 2.5 घंटे में, कहने वाला 2 से 1/2 बराबर 5/2 घंटे। ये पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या। उसी प्रकार से हमने यहाँ लिखे दूसरी संख्या गुणित तीसरी संख्या 5/2 हो गया और पहली संख्या का भाग। अब यहाँ पे हम इसको काटे 2 एकम 2, ये 30 बार कटा। यहाँ पे 30 गुणित 5, कहने का मतलब कि 150 किलोमीटर। ठीक है, 2.5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा वो? 150 किलोमीटर की दूरी तय होगी। अब हम प्रश्न नंबर 6 की बात करते हैं। इसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 6 जो लिखा हुआ है, इसको हम देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है एक रेलगाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, उसे 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो हमको यहाँ पे समय बताना है कि कितना समय रेलगाड़ी को लगेगा। तो ये एक एक नियम के आधार पे हम इस प्रश्न को हल कर रहे हैं। जबकि 80 किलोमीटर में वो 1 घंटे चलती है, 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती, कहने का मतलब कि जबकि 80 किलोमीटर में 1 घंटा चलती है, इसलिए 360 किलोमीटर में कितने घंटे चलेगी। तो हमने यहाँ पर वही जबकि अनुसार 360 गुणित 1/80 की है और हमने सुन से सुन को काटे हैं। यहाँ पे हमने 4 का भाग दी थी, आगे हमारा 9/2 और 9/2 को हमने, यह हमारा विषम भिन्न है, इसको हमने मिश्र भिन्न में परिवर्तित किया है। यहाँ 9/2 घंटे है हमारा, तो हमने परिवर्तित किया तो 4 सही 1/2 4.5 घंटे। कहने का मतलब कि 360 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए रेलगाड़ी को 4.5 घंटे चलेगी। और 4.5 घंटे का मतलब हमने यहाँ लिख दी 4 सही 30, मतलब 4 घंटे 30 मिनट, 4 घंटे 30 मिनट रेलगाड़ी को लगेगा। इस प्रकार से इस प्रश्न को हल करना है। उसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 7 है, यदि एक फल विक्रेता 80 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से सेब बेचता है, तो 12 किलोग्राम सेब बेचने पर उसे कुल कितने रुपए देना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमको उन्होंने एक जानकारी दे दिया है, 80 किलोग्राम, एक किलोग्राम सेब का मूल्य कितना है 80 रुपये। तो यहाँ पर हमने जबकि जमा है, जबकि 1 किलोग्राम सेब का मूल्य बराबर कितना है 80 रुपये है। तो कितने किलोग्राम का ज्ञात करना है हमको, 12 किलोग्राम का। तो 12 किलोग्राम सेब का मूल्य बराबर 80 गुणित 12/1 और हमने 12 में 8 का गुणा किए, तो यह आ गया हमारा 960 रुपये। कहने का मतलब 12 किलोग्राम सेब का मूल्य हमारा कितना होगा, 960 रुपये होगा। और प्रत्येक प्रश्न के बाद में एक जानकारी मैं बताऊं कि उत्तर लिखना आवश्यक है, जिससे हमें पूरे नंबर मिले। तो साथियों, ये पार्ट 1 मछली उछली के हमने अभी तक के आपको 7 प्रश्नों की जानकारी दी है। 3 प्रश्नों की जानकारी हम आने वाली वीडियो में देंगे। आप मेरे वीडियो को इसी तरह से देखते रहिए, हम आपको नई नई जानकारी देंगे। नमस्कार, धन्यवाद।